हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एडमेरिट क्लास के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना गुलाब सर एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को और जानने का प्रयास करते हैं एक साथ मिलकर कि संधि क्या है, संधि क्यों डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए। संधि नाम सुन के बच्चे घबरा जाते हैं। तो आज हम इस सारे सवालों का जवाब समझेंगे, देखेंगे और एंजॉय करेंगे वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो संधि सबसे पहले जो चैप्टर है, परीक्षा में हर जगह इससे प्रश्न आता है। चाहे कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, बोर्ड की एग्जाम की बात कर लें या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें हिंदी शामिल होता है, उसमें संधि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और संधि थोड़ा डिफिकल्ट है भी, क्योंकि बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं है तो संधि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संधि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि जो है, यहाँ पे संधि संधि शब्द का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ या मेल, यानी कि एक से अधिक पद को जोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि। इसमें जोड़ने के तरीके हैं, रूल्स हैं। नियम को फॉलो नहीं करिएगा तो गलती तो होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। जोड़ या मेल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल, लेकिन इस तरह से हम इसको परिभाषित नहीं करेंगे। संधि होता क्या है, इसको जरा गौर से देखेंगे तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो संधि की जो परिभाषा है, कई तरह अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो उचित है उसको हम देखते हैं। संधि जो है, संधि एक प्रक्रिया का नाम है बाबू। संधि एक प्रक्रिया का नाम है। संधि एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो अलग अलग संधि एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो अलग अलग पदों के अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिलकर एक नए वर्ण या ध्वनि का निर्माण करते हैं। क्या है संधि की परिभाषा? सबसे बढ़िया संधि की जो परिभाषा है ये है कि संधि एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो अलग अलग पदों के अत्यंत निकट संयोगी वर्ण, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि निकट संयोगी वर्ण, अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिलते हैं और एक नए वर्ण या ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसका एक और परिभाषा मिलेगा आपको कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब बच्चे जो हैं रट लेते हैं कि विकार को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये विकार क्या होता है? तो विकार जो होता है वास्तव में देखा जाए तो वो दो अलग अलग वर्ण मिल करके जो नया वर्ण या ध्वनि बनता है ना, नया वर्ण या ध्वनि, वही जो होता है विकार होता है और उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आई होप कि आपको संधि का डेफिनेशन समझ में आया होगा। परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। संधि एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो अलग अलग पदों के अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिलकर एक नए वर्ण या ध्वनि का
निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया जो होती है संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि। आगे इसको दूसरे तरीका से परिभाषित कर सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसको देखते हैं, जैसे में इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, इस परिभाषा को उदाहरण में अगर देखते हैं कि इसमें दो पदों का होना अनिवार्य होता है। जैसे देखेंगे यहां संधि में कम से कम दो पद होना अनिवार्य है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं कि विद्यालय, तो मान लीजिए कि इसमें विद्या है और उसके बाद वाला पद आलय है। अब इसमें दो अलग अलग पद हुए, पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ। अब इसमें अत्यंत निकट संयोगी वर्ण कौन है? तो जरा इसको देखते हैं, इसका वर्ण विखंडन अगर हम करेंगे, इस विद्या का पद का वर्ण विखंडन करेंगे तो वह हलंत हर्षई द हलंत य, इसके बाद आपका हो जाएगा आ। दूसरे पद की अगर बात करेंगे, ये इतना ही में हो गया। दूसरे पद की अगर बात करें तो आ ल हलंत अ य हलंत अ, ये हो गया हमारा दूसरे पद का वर्ण विच्छेद। अब इसमें कह रहा है संधि एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें दो अलग अलग पद के अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिल करके एक नए वर्ण या ध्वनि का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? संधि है। अब इसको देखते हैं तो इसमें सबसे निकट अगर देखा जाए तो देखिए ये मिलाकर देख लीजिए आप, इसमें सबसे निकट जो होगा वही मिलेगा और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिल करके एक नया वर्ण बनाएगा। देखिए सबसे निकट ये जो सर्किल में हमने घेरा, ये सबसे निकट हैं। दूरी के आधार पर अगर देखेंगे तो ये सबसे निकट हैं और ये मिल करके एक नया वर्ण बनाते हैं। जैसे आ और आ है तो मिलेगा तो एक नया वर्ण बनाएगा आ। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्यालय। अब ये कैसे हुआ इसको नियम में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आ जो था यहाँ आके जुड़ गया। तो ये अत्यंत निकट संयोगी वर्णों का मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि एक प्रक्रिया का नाम है। सिर्फ दो वर्णों का मिलना ही संधि नहीं है। इसमें से आप कोई भी दो वर्ण नहीं मिला सकते हैं। जैसे आप कहें कि इसको मिला दें तो ये गलत हो जाएगा, इसको संधि हम नहीं कहेंगे, इसको वर्ण संयोजन कहेंगे। आप कहिए कि दोनों को मिला दे हो तो निकटे है, नहीं। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक ही पद के हैं, हमको दो अलग अलग पद चाहिए। जैसे एक विद्या हुआ, एक आलय। अब इसमें अत्यंत निकट कौन है? तो इसका अंतिम वाला, इस पद का अंतिम वर्ण और इस पद का पहला वर्ण, ये अत्यंत निकट होंगे और इसी को मिला करके क्या बनता है? संधि बनता है। इसी ये मिलेगा तो एक नया वर्ण बनाएगा और इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, संधि के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पहला चीज है कि संधि में कम से कम संधि में दो पदों का होना अनिवार्य होता है। दो पदों का होना अनिवार्य होता है। संधि में दो पदों का होना अनिवार्य होता है। कम से कम दो पद होने ही चाहिए। आगे कहता है कि संधि प्रक्रिया में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर यानी बाद वाला पद, उत्तर पद यानी कि अंतिम पद या बाद वाला पद, अंतिम पद का संधि प्रक्रिया में पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का पहला वर्ण ही मिलता है। पहला वर्ण ही मिलता है तथा एक नया वर्ण बनाता है। ये मिलता है तथा एक नया वर्ण बनाता है, एक नया वर्ण बनाते हैं। पहला वर्ण मिलते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो नया वर्ण बनता है उसी को विकार कहा जाता है। इसीलिए परिभाषा में आता है कि दो अत्यंत निकट संयोगी वर्णों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बाबू उसे संधि नहीं कहते हैं, वो
एक नया वर्ण बना है। ये पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि एक प्रक्रिया का नाम है, न कि जो नया विकार उत्पन्न होता है उसका नाम है। चलिए ठीक है, ये दो चीज समझ में आई। संधि में दो पदों का होना क्या है, अनिवार्य है। अकेले पद में संधि संभव नहीं है। संधि प्रक्रिया में पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का पहला वर्ण मिलता है, और वही मिलकर के एक नया वर्ण बनाता है, और वही प्रक्रिया क्या कहला जाती है, संधि कहला जाती है। इसको मिटाएं। चलिए देखते हैं आगे इसके संधि की और भी चीजें। संधि में कम से कम दो पद का होना अनिवार्य है। अब जैसे कोई कहेगा कि राम में संधि है कि नहीं, तो नहीं है, इसमें संधि नहीं होगा, क्योंकि एक ही पद होगा। अब मान लो कि इसको हम कह रहे हैं राम जो अवतार, अब इसमें दो पद हो गया, राम और अवतार। अब इसमें संधि संभव है, इसमें संधि संभव है, इसको बनाएंगे तो बनेगा राम अवतार। तो इस तरह से कम दो पद का होना क्या है, अनिवार्य है। अकेले पद में संधि संभव नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संधि में इस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। संधि में इस चिन्ह को जोड़ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, जोड़ पढ़ो, जामा पढ़ो, ठीक है, धन पढ़ो। बच्चा पढ़ने लगता है इसको प्लस पढ़ देता है, मैथ वाला प्लस नहीं पढ़ना है। संधि में ये जो चीज होती है इसको पढ़ा जाता है क्या, ये जो चिन्ह प्रयोग करते हैं ना संधि विच्छेद जब हम करते हैं, तो ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह को हम लोग जोड़ पढ़ते हैं, जमा पढ़ते हैं, या धन पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो कि इसको हमको पढ़ना है राम जोड़ अवतार, तो हमने इसको पढ़ा राम जोड़ अवतार, राम जमा अवतार, राम धन अवतार। ये तीन चीज पढ़ सकते हैं इसको, एक जोड़, दूसरा जमा, तीसरा धन। इसको प्लस मत कहिएगा, क्योंकि प्लस थोड़ा सा हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ये बात समझ में आई कि संधि विच्छेद जब किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह दिया जाता है, इस चिन्ह को हम लोग जोड़ पढ़ेंगे, धन पढ़ेंगे, और नहीं तो जमा पढ़ेंगे, प्लस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संधि की और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। संधि जो होता है वर्णों पर आधारित होता है। संधि वर्णों पर आधारित होता है। संधि वर्णों पर आधारित होता है। संधि पढ़ना है तो वर्ण के बारे में जानकारी होना चाहिए। संधि का नाम ही है वर्ण पर आधारित है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये वर्ण ही है। तो संधि का जो नाम ही बना है अलग अलग, वो वर्ण के आधार पर ही बना है। यानी कि संधि जो है वर्णों पर ही आधारित होती है, तो आपको वर्ण की जानकारी थोड़ा बहुत होनी चाहिए। चलिए, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग सीखेंगे। संधि किस पर आधारित होती है, वर्ण पर आधारित होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, ये कई बार प्रश्न आता है परीक्षा में ना। तो संधि को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में। संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला आता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के, तीन तीन भेद। अब इसमें जो स्वर संधि है इसके पांच भेद हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि संधि के कितने भेद। तो संधि के तीन भेद, और उसमें जो पहला है स्वर संधि, उसके पांच भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आता है हमारा गुण स्वर संधि,
गुण स्वर संधि। तीसरा आता है हमारा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आता है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा आता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इस तरह से देखा जाए तो संधि के 3 भेद और स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद जो हैं ये स्वर संधि के हैं। किसके हैं? स्वर संधि के। चूंकि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? 3। स्वर संधि के कितने भेद? 5। ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी में से जो पहला है स्वर संधि, उसके 5 भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। बारी बारी से हम एक एक को पढ़ेंगे। एक बहुत विस्तृत चैप्टर है, संधि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा। हम बारी बारी से इसको एक एक को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें संधि का पहला प्रकार जो है हमारा स्वर संधि है। कौन सा संधि? स्वर संधि। देखते हैं स्वर संधि को। संधि में 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि। क्या होता है स्वर संधि? स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है। क्या होता है स्वर संधि? देखिए, जिस संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि संधि जो है वर्णों पर निर्भर करती है। तो जिस संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि धन चिन्ह के पहले भी स्वर वर्ण और बाद में भी स्वर वर्ण, अगर ऐसा है तो ये जो कहलाएगा वो स्वर संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वर संधि। धन चिन्ह के पहले भी स्वर वर्ण, धन चिन्ह के बाद भी स्वर वर्ण, तब हम इसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। जैसे देखिए यहाँ, जैसे मैंने लिखा था विद्या जुरालय। अब इसको पूछा जाए कि इसमें कौन सा संधि है, तो विद्या का अंतिम वर्ण आ, इसका पहला वर्ण आ। देखिए तो ये भी स्वर वर्ण और ये भी स्वर वर्ण। इसका मतलब है कि ये जो विद्या जुरालय से जो विद्यालय बनेगा, इसमें कौन सा संधि है? स्वर संधि है। कौन संधि? स्वर संधि है। क्योंकि इसमें यहां पर ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि इसमें मेल हुआ है सिर्फ और सिर्फ किस वर्णों का? स्वर वर्णों का। क्या? स्वर वर्णों का। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे। स्वर संधि इसी को कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि जिस संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि पहला पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? स्वर वर्ण होंगे। देखिए यहाँ विद्या का पहला आ जो है अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? आ है। यही अत्यंत निकट है। इन्हीं का मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो जिस संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण पर ही आधारित होती है। इसमें स्वर वर्ण मिल करके व्यंजन ध्वनि या स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? इसमें एक चीज और देखेंगे कि स्वर संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अभी हमने दिखाया पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का
पहला वर्ण स्वर वर्ण ही होता है, स्वर वर्ण ही होता है, क्योंकि स्वर वर्ण नहीं होगा तो स्वर संधि का उदाहरण ही नहीं होगा, स्वर वर्ण ही होता है। यानी कि अभी जो लिखे थे आपका कि पूर्व पद का पहला वर्ण और उत्तर पद का सॉरी पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का पहला, उत्तर पद का पहला, ये जो भी होगा स्वर वर्ण होगा। अभी मैंने लिखा था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं कुछ और उदाहरण स्वर संधि के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा नर जोर इंद्र। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नर में अ है, इसका पहला वर्ण ई है। अब देखिए तो इहो स्वर वर्ण है और इहो स्वर वर्ण है, तो इससे पहचान में आ जाएगा कि बनेगा नरेंद्र। आई संधि किसका होगा? स्वर संधि का। किसका? अब कोई पूछे कि नरेंद्र में कौन संधि है, तो स्वर संधि है, क्योंकि पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का पहला वर्ण जो मिलता है वो क्या है? स्वर वर्ण है। देखिए स्वर वर्ण, तो स्वर और स्वर मिलता है तो उसको कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण का ही मेल होता है, किसी और वर्ण का मेल नहीं होता है। ठीक है, मिटाते हैं इसको और पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर और अयादि स्वर। अगर हम स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। 5 में का पहला हमारा कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला क्या है? स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, जिसका पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इससे पहले थोड़ा सा हम स्वर वर्ण को देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। देखिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। स्वर वर्ण होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और औ। ये जो होते हैं हमारे स्वर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण में इसको, 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 इस सब को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी स्वर, दीर्घ स्वर संधि में जो होगा ये मेनली है 3 गो है, इसी का क्रिया होगा। इसको क्या नाम कहेंगे हम लोग? दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर। यानी कि स्वर संधि में बनेगा वो या तो ये वाला बनेगा, या तो ये वाला बनेगा, या तो ये वाला बनेगा। ये इनका नाम है दीर्घ स्वर। क्या है? इसको आ को दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घई को भी दीर्घ स्वर, दीर्घऊ को भी दीर्घ स्वर। इसके नामे में है दीर्घई, दीर्घऊ। इसको बोलते हैं बड़ी ई, बड़ी ऊ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये चीज है, इसमें इसी वर्ण का जो होगा प्रयोग किया जाएगा, यही वर्ण इसमें बनता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसके नियम जो है ये कहता है कि दो समान या सजातीय स्वर मिल करके, दो समान या सजातीय स्वर मिल करके, दो समान या सजातीय स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। यह प्रक्रिया स्वर, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। इसमें क्या कहता है कि दो समान या सजातीय स्वर मिलेंगे, यानी कि इसमें पहला है कि समान स्वर मिलेंगे, समान स्वर, और दूसरा क्या मिलेगा? सजातीय स्वर। कौन सा स्वर? सजातीय स्वर। तो दो समान या सजातीय स्वर मिलते हैं आपस में तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। एक एक को हम समझते हैं बारी बारी से। चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है। मिलते हैं सजातीय या समान स्वर, लेकिन जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर संधि बनेगा।
दीर्घ स्वर बनेगा। देखिए इसमें दीर्घ स्वर संधि में हम आपको दिखा रहे हैं स्थितियां कौन कौन सी होती है। दीर्घ स्वर संधि में दो स्थितियां बनती है। एक बात है समान स्वर मिलता है। कौन सा स्वर? समान स्वर मिलेगा। जैसे पहला अगर देखें तो मान लीजिए कि अ और अ एक समान है, समान स्वर है, ये मिलेगा तो ये अपना दीर्घ बनाएगा यानी आ बनाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर ये नहीं समझेंगे तो संधि और संधि विच्छेद करने में और संधि विच्छेद विच्छेद को संधि करने में आपको दिक्कत आएगी। दूसरा स्थिति बनेगा कि समान स्वर का मतलब देखिए तो आ और आ भी क्या है? समान स्वर है, तो ये क्या बनाएगा? आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ बनाएगा। तीसरा स्थिति बनता है कि हर्षई और हर्षई मिलेगा तो बारका बना लेगा दीर्घई। चौथा स्थिति बनता है कि हर्षऊ और हर्षऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनाएगा। अब इस तरह से देखते हैं कि दीर्घई और दीर्घई मिलेगा तो भी दीर्घई बनाएगा। छठवां स्थिति बनता है कि दीर्घऊ और दीर्घऊ मिलेगा तो भी दीर्घऊ बनाएगा, है ना। और और अ मिलेगा तो आ बनाएगा, आ और आ मिलेगा तो आ बनाएगा। ये एक के जैसन है, समान स्वर है। क्या है? समान स्वर। ये समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनाते हैं। देखिए ना, आ भी दीर्घ स्वर है, ये दीर्घई भी दीर्घ स्वर है, या दीर्घऊ भी दीर्घ स्वर है। देख रहे हैं, यानी कि दोनों स्थितियों में बन जो रहा है वो दीर्घ स्वर बन रहा है। कौन स्वर बन रहा है? दीर्घ स्वर। समान स्वर मिल रहा है और अपने ही जाति का क्या बनाएगा? दीर्घ बनाएगा। दूसरा स्थिति जो बनता है हमारा, कहता है कि समान स्वर नहीं होगा, सजातीय स्वर होगा। क्या होगा? सजातीय स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अ और आ समान तो नहीं है लेकिन सजातीय है, तो क्या बनाएगा? फिर भी आ बनाएगा। अब एक बार इसको पहले कर लेते हैं, ये भी तो हो सकता है। समान नहीं है लेकिन सजातीय है, तो फिर ये आ बनाएगा। क्या बनाएगा? आ बनाएगा। फिर देखते हैं हर्षई और दीर्घई समान नहीं है लेकिन सजातीय है, तो क्या बनाएगा? दीर्घई बनाएगा। फिर यहाँ देखते हैं दीर्घई और हर्षई, तो फिर ये क्या बना लेगा? दीर्घई बना लेगा। उसी तरह से हर्षऊ और दीर्घऊ, तो दीर्घऊ बना लेगा। और दीर्घऊ और हर्षऊ, दीर्घऊ और हर्षऊ, ये भी क्या बनाएगा? दीर्घऊ बनाएगा। तो ये क्या हो गया? सजातीय स्वर हो गया। क्या हो गया? सजातीय, एक के जाति का है, समान नहीं है लेकिन एक जाति का है। तो ये स्थिति बनती है आपके स्वर संधि में। इसको नोट कर लेंगे। अगर ये ना समझे तो फिर संधि समझ में नहीं आएगी, ये दिक्कत आएगी। हम चाहेंगे कि आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप लोग उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हम इसको समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक बार और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये समान स्वर या सजातीय स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनाता है, ये चीज आप समझ गए। अब आपके लिए संधि आसान हो जाएगा। वर्ण क्या क्या मिलता है तो क्या बनता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में कि अ और आ मिल करके क्या बनाएगा? डैश डैश डैश। तो बताइए, अ और आ मिलेगा तो दीर्घ इसमें से कौन है? आ है, तो इसमें आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर जो स्थिति हमारी बनी थी, एक साथ अगर उसको कंबाइन करें तो अ या आ से मिलेगा तो क्या बनाएगा? आ बनाएगा। ये पहला स्थिति हो गया। तो इसमें चार स्थितियां हो गई। दूसरी स्थिति जो क्या थी हमारी, हर्षई और दीर्घई पहले हो या हर्षई और दीर्घई बाद में हो, यानी तो तब जाकर के ये क्या बनाएगा? दीर्घई बनाएगा। तीसरी स्थिति हमारी क्या थी कि हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ मिलेगा हर्षऊ या दीर्घऊ से, तो क्या बनाएगा? दीर्घऊ बनेगा। अगर ये आप समझ गए तो इसी में से सारी स्थितियां बनी हुई थी। जैसे अब इसको हम चार तरह से बना सकते थे, इसको चार तरह से मैंने बना के आपको दिखाया। ये उतार लीजिए पहले शॉर्ट में। ये देखिए, अ या आ से मिलेगा तो आ बनाएगा। हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई से मिलेगा तो दीर्घई बनाएगा। हर्षऊ या दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ से मिलेगा तो दीर्घऊ बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ चाहे आ हो और उत्तर पद के पहले वर्ण में अ चाहे आ हो, तो दोनों मिलके आ बनाएगा। उसी तरह से ये है कि हर्षई दीर्घई हो, इसका अंतिम वाला का पहला हर्षई दीर्घई हो तो भी क्या बनाएगा? दीर्घई बनाएगा। तो ये समझ में आई होगी चीजें। अब एक एक में उदाहरण देखते हैं हम लोग, एक एक करके, है ना।
उससे पहले हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हर्षई और दीर्घई, सॉरी ये तो 2 नंबर वाला है, और आ फिर और आ, ये मिला तो क्या बनाया, आ बनाया। अब इसकी स्थितियां अगर हम अलग अलग करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले मैंने लिख लिया और फिर इसमें का ले लिया तो अभी तो लिखे थे इसके पहले, लेकिन ये इसी में से बना, तो ये हो गया और इसका मिलेगा तो क्या बनाएगा, आ। और फिर देखिए, अब मान लीजिए मैंने ले लिया आ और उसमें का भी आ, तो भी क्या बनाएगा, आ बनाएगा। दीर्घ स्वर ही बनेगा, दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर ही बनेगा, या तो आ बनेगा या तो दीर्घई बनेगा या तो दीर्घऊ बनेगा। अब देखिए यहाँ दो स्थिति हो गई। अब एक बार हम इसको उलट फेर करके देखते हैं कि यहाँ ले लिए यहाँ का आ ले लिए, तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर यहाँ आ ले लिए और यहाँ ले लिए, तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो एगो में ही 4 स्थितियां हुआ, इस तरह से हम 3 स्थितियां थी तो 12 गो कॉन्सेप्ट होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब इसके आधार पर हम लोग संधि बना करके देखते हैं कि कैसे संधि का निर्माण होता है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है, कैसे चिन्हेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि 2-4 शब्द हम देखते हैं, बनाते हैं कि पहला पद में अंतिम वर्ण क्या है और अंतिम वर्ण का पहला पद क्या है, अब बनता कैसे है, इसको देख करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा एक जोड़ अंकी, एक जोड़ अंकी, और कहेगा इसका संधि करने पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक में क में क्या है, है, ठीक से पढ़िए ना, क है, तो ई पहला पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, है, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, है। तो अभी जो स्थिति मैंने बताया था कि और मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, आ बनाएगा। क्या बनाएगा, आ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है। अब हम जब इसको बनाएंगे तो क में हलंत लग जाएगा, क्योंकि निकल गया है तो ये अर्ध रह गया। उसके बाद से यहाँ का निकला तो क्या बचा, की बच गया। अब नया वर्ण क्या बना है, आ बना है, तो आ का मात्रा यहाँ जाकर के लगेगा तो हई वाला हट जाएगा। हई ऊपर देखिए अनुस्वार है, तो यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा एकांकी। एक जोड़ अंकी का मतलब एकांकी। आइए संधि कौन सा है, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि, दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत आई बात समझ में। इस तरह से ये देखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का पहला वर्ण, दोनों स्वर वर्ण है, मतलब स्वर संधि है। दोनों समान है, इसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आ बना है तो दीर्घ बना है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ये संधि का दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। चलिए देखते हैं एक दो और। यहां देखिए, जैसे हम कह रहे हैं दिन जोड़ अंक, दिन जोड़ अंक, तो 9 में क्या है, है। फिर यहाँ क्या है, है। देखिए और मिला तो क्या बनाएगा, और मिलेगा तो आ बनाएगा। आ की मात्रा ऐसे होती है, तो क्या हो जाएगा, दी 9 में हई आ मिलेगा, दिनांक। क्या हो जाएगा, दिनांक। देखिए हई आ की मात्रा जाके यहाँ लग गई, तो यहाँ से ये निकला, यहाँ से भी निकला। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का पहला वर्ण, ये अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। अत्यंत निकट संयोगी वर्ण ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो अत्यंत निकट संयोगी वर्ण मिलेगा, ये बनेगा, नया वर्ण क्या होगा, संधि होगा। ये एक प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया का नाम है संधि। अरे ये समझ में। चलिए देखते हैं, 2-4 और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक शब्द लिखता हूं मैं कि गिरी जोड़ इंद्र। अब इसमें देखिए, गिरी में अंतिम वर्ण क्या है, हर्षई। इसका हर्षई, तो हर्षई हर्षई मिलेगा तो क्या बना लेगा, दीर्घई। तो दीर्घई का मात्रा कैसे होता है, ऐसे। तो जब ये बनाएंगे तो हई हो गया गी, हई हो गया र हलंत, क्योंकि इसमें से हर्षई निकल गया। फिर यहाँ से ई निकला तो क्या बच गया, नद्र। अब आप ध्यान दीजिए कि नया क्या बना है, री, तो इसको हम लिख लेंगे गिरिंद्र। तो ये हर्षई हर्षई वाला हो गया। क्या हो गया, हर्षई हर्षई वाला। कोई दिक्कत समझ में आ रही है। और देखते हैं।
मैंने लिखा अधि जोर ईश्वर, इसको थोड़ा समझते हैं। अधि में हर्षई या ईश्वर में दीर्घई। ईश्वर में क्या आया? दीर्घई, तो हर्षई दीर्घई सजातीय स्वर है, मिलेगा तो दीर्घ स्वर बनाएगा। दीर्घ स्वर की मात्रा ऐसे होती है। अब ये हो जाएगा हई ध हर्षिकार से हो जाएगा, क्योंकि ये बना हुआ है हई हई हर्षिकार हई, सॉरी हई दीर्घिकार हई हर्षिकार, मिलेगा तो दीर्घिकार बनाया, तो दीर्घिकार की मात्रा ऐसे होती है। अधिस्वर ऐसे हो गया। देखिए तो ये क्या हो गया? हर्षिकार वाला हो गया। तो ये हर्षिकार वाला दीर्घिकार वाला सजातीय स्वर का नियम लग गया। आगे देखते हैं एक और। जैसे दीर्घुकार वाला देख लेते हैं। जैसे साधु जो उपासना मैंने लिखा, तो देखिए तो साधु में का अंतिम वर्ण उ, इसका भी अंतिम वर्ण हर्षऊ, इसका अंतिम हर्षऊ, इसका पहला हर्षऊ। अब ये अत्यंत निकट है, यही मिलेगा तो दीर्घऊ बनाएगा। क्या बनाएगा? दीर्घऊ की मात्रा ऐसे होती है। तो अब हम जब जोड़ेंगे इसको, तो ये सा हाई धू दीर्घुकार से हो जाएगा साधु उपासना। बुझा रहा है? एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटाएं, ये दीर्घऊ जाके देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो ये कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं और एक दो उदाहरण और देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक और उदाहरण है सुजोर उक्ति। सुजोर उक्ति, तो यहां पर देखते हैं इसका हर्षऊ और यहां पर भी हर्षऊ। इसका अंतिम, इसका पहला अत्यंत निकट होगा, ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? दीर्घऊ बना लेगा। दीर्घऊ की मात्रा ऐसे होती है, तो ये हो जाएगा सुक्ति, ऐसे हो जाएगा। तो कहेगा सुक्ति में कौन संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक दो उदाहरण और समझने का प्रयास करते हैं। जितना बनाइएगा उतना सीखिएगा। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। संधि डिफिकल्ट इसीलिए लगती है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा उसकी तरफ हम ताकते नहीं है, देखते नहीं है। खूब प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। हो सकता है कि जो बनाए हैं वही परीक्षा में आपके आ जाए, है ना। बाकी चीजें कोई है तो आप कमेंट करिए, जो चीजें समझ में नहीं आती है उस पर मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हमने कहा रवि जोर ईस, रवि जोर ईस, तो रवि में यहाँ हर्षिकार से ही है तो ये निकल गया। फिर यहाँ इसका स्वर वर्ण है दीर्घई, तो निकल गया। अब देखिए ये दोनों मिलेगा तो दीर्घई बना लेगा, तो दीर्घई की मात्रा ऐसे होती है, तो ये हो जाएगा रवीस, ऐसे हो जाएगा रवीस। तो रवीस में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ रहा है? वाला बता दिए, हर्षई दीर्घई बता दिए, हर्षऊ दीर्घऊ बता दिए, यही तीन स्थिति बनती है ना जी। एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि शरणागत है, तो शरण जो रागत, शरण आगत, ये तो यादें हो गया होगा। तो शरण में का अ निकला, इसमें का आ निकला, मिलेगा तो आ बनाएगा। आ की मात्रा ऐसे होती है, तो ये हो जाएगा शरणागत। शरणागत में कौन संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। शरणागत में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देखो एक और उदाहरण आपको बताते हैं। हमने लिखा साधु जोर ऊर्जा, तो देखिए इसमें का हर्षऊ, इसमें का दीर्घऊ मिलेगा तो दीर्घऊ बनाएगा। ये जल्दी से बना के दिखाते हैं। साधु ऊर्जा ऐसे हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा संधि, है ना। तो हम 2 4 10 लिखते हैं, आप लोग इसको बना करके प्रैक्टिस करेंगे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण को, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ बातें और बताते हैं कि संधि को आप लोग पहचान कैसे सकते हैं। हम आप लोग को कुछ दे रहे हैं, आप लोग बना के लाएंगे इसको। नहीं बनेगा उसको अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। देखिए आप लोग इसको जोड़ के लाएंगे कि जुड़ेगा तो बनेगा क्या।
चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग अभी बनाएंगे, अभी हम इसको मिलवाते हैं। ये जितना शब्द मैंने लिखा इसको आप लोग अभी थोड़ा सा इसको जोड़ के आपको बताइए कि क्या होगा। आप लोग पहले इसको जोड़िए तो क्या होगा, सब लोग जोड़िए, कॉपी में नोट करेंगे, इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ लीजिए आप पहले। सब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण मैंने लिखा है, अभी जुटेगा तो क्या बनेगा जरा जोड़ के हमें बताइए आप लोग। जोड़ लिए? वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके जोड़िए, फिर देखते हैं इसको कि क्या बनेगा। संधि एक डिफिकल्ट चैप्टर है, ये बात आप मानिए। इसको ढंग से नहीं पढ़िएगा नहीं बनेगा। एक दो लह जाएगा, याद है, जैसे विद्यालय, रामायण, ये सब याद रहता है, बच्चा बता देता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन अगर पूछ दे डिफिकल्ट तरीके से तो फिर नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बना लिए होंगे इसको। तो पहला है परम जोर अर्थ, अब हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, परमार्थ। क्या बनेगा? परमार्थ। ये बन जाएगा स्वार्थ। क्या बनेगा? स्वार्थ। धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा। ये हो जाएगा आपका देवांश, देवांश। देव जोर अंश, देव का जो अंश होता है उसको देवांश कहते हैं। आगे बढ़े, इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। तो अंतिम वाले को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन करें इसको, ऊपर लिखते हैं और समझते हैं कि ये क्या बनेगा। देखिए इसको जरा समझते हैं। लाभ अलाभ, यही ना है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? भ में अ है, अंतिम पद का पहला वर्ण भी अ है। तो ये दोनों जब मिलेगा तो आ बना लेगा, आ बनाएगा। इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा लाभ, भ में से अ हो गए तो हलंत हो गया, इसका अ निकल गया तो बच गया लाभ बाद वाला। और नया जो बना है आ, तो यहाँ जा करके मिल जाएगा, ये हो जाएगा लाभा लाभ। लाभा लाभ किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। लाभालाभ, लाभालाभ किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि। अब पूछेगा कि लाभालाभ के संधि में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? लाभालाभ की संधि में देखिए तो कौन कौन वर्ण मिला है जी? अ और अ, ये दोनों मिला है तो क्या बना है? आ। क्या बना है? आ। तो देखिए कहाँ है आ, तो यहाँ पढ़ के देखिए लाभा, यहाँ है आ, ये मात्रा लगेगा। अब मान लीजिए कि हम आ नहीं लिख सकते ना बीच में, लाभ, अब इसमें कहिएगा कि आप बीच में लिख दीजिए, आप फिर लाभ लिख दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका वर्ण संयोजन हो जाएगा, इसकी मात्रा आके इसमें मिल जाती है। बीच में डायरेक्ट हम आ नहीं लिख सकते, अ नहीं लिख सकते, उसकी मात्रा होती है, मात्रा को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? मात्रा को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अ और अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? आ। क्वेश्चन पूछेगा कि लाभालाभ का पूर्व पद क्या है? तो लाभ। उत्तर पद क्या है? तो अलाभ। आ रहा है बात समझ में? कई तरह के प्रश्न बनते हैं इससे, अगर ये समझ गए तो कई तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। कहेगा लाभा लाभ, लाभा लाभ अलाभ यानी लाभा लाभ। लाभा लाभ के संधि में नया वर्ण क्या बना है? तो देखिए नया वर्ण बना है आ। क्या बना है? आ। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये हमारा था दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण, नियम पर आधारित थे। आप लोग नियम पर फोकस करेंगे, बाकी सब चीज खुद ब खुद हो जाएगा। इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट, अंग्रेजी में कहावत है। जितना अभ्यास करेंगे उतना पूर्ण बनेंगे हम। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इसके नियम आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग पर छप जाएगा। अब कुछ हम लिख देते हैं, आप लोग घर से बना लेंगे। निम्न जोर अंकित, इसको आप लोग बनाइएगा कि क्या होगा, ठीक है? हमने जो बोर्ड पर लिखा है या लिख रहा हूं, ये सब आप लोग घर से बनाएंगे। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है?
ये सब आप बनाएंगे। शिष्ट जोर आचार, शिष्टाचार, नील जोर अंबर, ये सब आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और सब बन जाना चाहिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रबीश पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब को आप लोग बनाएंगे, बन जाना चाहिए सब आसानी से ना। अधिजोरी स्वर, अतिजोर इंद्रिय, ये सब आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत। गज जोर आनन, देखिए तो गज जोर आनन क्या बन जाएगा बाबू? गजानन, गौरी के ललनवा ना जी, गजानन गणेश को कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, संधि अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो फिर समास में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए संधि अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, अगले वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए, अब एक चीज आपको हम बताएंगे कि कोई शब्द अगर लिखा है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए, किसी भी शब्द के मध्य में, देखिएगा बोर्ड पर देखिए, किसी भी शब्द के मध्य में, मध्य यानी बीच में, मध्य में, किसी भी शब्द के मध्य में अगर आपको दिखाई दे दिया आ, दिखाई दे दिया दीर्घई, दिखाई दे दिया दीर्घऊ, तो ये दिखाई नहीं देगा, ये बेहुरूपिया है। ये जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसकी मात्रा अगर आपको दिखाई दे दी, जैसे आ की मात्रा ऐसे, दीर्घई की मात्रा ऐसे, दीर्घऊ की मात्रा ऐसे, अगर शब्दों के मध्य में अगर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला शब्दों के मध्य में अगर ऐसे दिखाई दिया, तो ये सीधा हो जाता है किस संधि का उदाहरण? दीर्घ स्वर संधि। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि। कैसे पता चलेगा? आ दीर्घई दीर्घऊ शब्दों के मध्य में अगर ऐसे मात्रा है, ऐसी दीर्घिकार से मात्रा है, ये वाला मात्रा अगर आपको शब्दों के मध्य में दिख रहा है, तो वो कौन संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ स्वर संधि। पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। चलिए देखते हैं, उदाहरण में आपको एक दो बताते हैं। शब्दों के मध्य में कहीं भी अगर ऐसे दिख गया आपको, ऐसे कहीं भी अगर ऐसे दिख गया, ऐसे दिख गया शब्दों के मध्य में, तो में कौन संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ पर गजानने में देख लीजिए, शब्दों के मध्य में सब मिटका देंगे, पूर्व पद उत्तर पद, तो देखेंगे कि आ बच गया अकेले, तो ये क्या है? आ बचा यहाँ पे, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण था। किसका उदाहरण था? विद्यालय में भी देख लीजिए, बचपन से हम लोग पढ़े हैं विद्यालय, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा कि दीर्घ स्वर का उदाहरण है? तब सब मिटका के देखिए ना, बीच में आ दिख रहा है, आ है बीच में, तो ऐसे दिख जाएगा आना। और जिसे मान लीजिए कि हमने साधु उपासना लिखा था, तो ऐसे लिखा था, मैंने संधि किया था तो ऐसे लिखा था, साधु जोर उपासना। देखिए तो साधु जोर उपासना, कॉपी में आप देख सकते हैं जो आप नोट किए हैं, तो साधु जोर उपासना। तो आप यहाँ पर देखिए तो बीच में दीर्घऊ दिख रहा है, सब मिटकाइए तो दिख जाएगा आपको दीर्घऊ। तो देखिए ये वाला दिख रहा है, हैं? अभी रबीस लिखे थे हम, तो रबी जोर ईस, रबी जोर ईस, तो बना था रबीस, ऐसे बना था दीर्घई से। तो आप सब मिटका के देख लीजिए, ऐसे बीच में आपको दिख जाएगा, ये वाला दिख रहा है। तो शब्दों के मध्य में अगर ऐसे दिखाई दिया ये तीनों में से कोई, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ना तो सुनाई देना चाहिए, अगर कोई बोल के पूछ रहा है तो आपको शब्दों के मध्य में सुनाई देना चाहिए आ, ई और ऊ, आ, ई और ऊ। जैसे मैं बोलूंगा विद्यालय, विद्यालय में कौन संधि है? तो इसको पॉज करिए, तो विद्या आ रहा है, विद्यालय
आ आया शब्दों के मध्य में, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। हम पढ़ेंगे नदीस, नदीस, शब्दों के मध्य में देखिए दी ई आ रहा है, ई, तो कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। हम बोलेंगे गुरु जरूर जा, गुरूर जा, आ रहा है ऊ, बोलो बाबू, तो पहचान लोगे? धर्मात्मा, पढ़ो धर्मात्मा, धर्मात्मा, आ रहा है बीच में। तो किसी भी शब्द के मध्य में अगर इसे दिख रहा है या सुनाई दे रहा है आ की ध्वनि, दीर्घई की ध्वनि, दीर्घऊ की ध्वनि, तो उसमें कौन संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम इसको बना देंगे, समझा देंगे। इसमें कोई दिक्कत आया है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप, हम लोग इस वीडियो में एक संधि को कवर किए जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दो समान या सजातीय स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होता है, किसी और वर्णों का मेल नहीं होता है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करिए, हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस तरह से हम लोग आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ये था संधि का एक पहला वीडियो। संधि पूरा पूरा कंप्लीट संधि हम इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। ये संधि का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा संधि का पार्ट 2 कवर करेंगे। और जब तक संधि क्लियर नहीं होती है हम रेगुलर वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, इसलिए आप लोग जुड़े रहे, पढ़ते रहिए ध्यान से। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारे प्रश्नों का जवाब समुचित उत्तर के साथ दूं। मैं आपका अपना गुलाब सर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो। शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।